हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4 मार्क्स से PYQ एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो बोर्ड में पूछे गए या फिर पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ फार्मर बोरो 1000 रुपीज and agree to repay with a total interest of rupees 140। ओके, मतलब एक फार्मर है, वो बेचारा क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट बोरो कर रहा है 1000 रुपीज एंड एग्री कर रहा है कि वो रीपे करेगा विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 140। ओके, इंटरेस्ट के साथ में वो क्या करेगा, अमाउंट रीपे करेगा। ओके, तो उसने लिया हुआ अमाउंट है 1000 रुपीज। ओके, और एग्री भी कर रहा है कि हमें क्या करना है, उसको रीपे करना है, लेकिन ऐसे ही नहीं करना है, उसको रीपे करना है विथ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है उसका, 140 रुपीज। ओके, लेकिन वो बोलता है कि भाई मैं एक साथ नहीं पैसा भर पाऊंगा, मैं भरूंगा, वो जो पैसा भरूंगा मैं वो कुछ इंस्टॉलमेंट में भरूंगा। वो कितना इंस्टॉलमेंट है, 12 इंस्टॉलमेंट। मतलब वो हर महीने, मतलब 12 इंस्टॉलमेंट में वो क्या करेगा, अपना पैसा कंप्लीट कर देगा। ओके सो, लेकिन उसने एक कंडीशन भी रखी हुई है कि ये जो इंस्टॉलमेंट जो होगा वो क्या होगा, दैट इज अ बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। ओके, मतलब जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा, सपोज कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका 100 रुपीज होगा, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो क्या होगा, दैट इज अ लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10 रुपीज। मतलब अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका 100 है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका होगा 90 रुपीज। मतलब पहले इंस्टॉलमेंट से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो 10 रुपीज से कम होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी 100 अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इसको 90 रुपीज भरना पड़ेगा, मतलब 10 रुपीज को कम करके भरना पड़ेगा। ऐसा उसका वो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, तो उसने पूछा गया है कि उसका फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। तो हमें उसने लिया हुआ अमाउंट, बोरो अमाउंट कितनी है, बोरो अमाउंट रुपीज 1000। ओके, बोरो अमाउंट उसकी 1000 रुपीज है एंड द इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है वो, दैट इज अ रुपीज 140। उसका ये 140 रुपीज का इंटरेस्ट है। ओके, तो ये टोटल जो अमाउंट है वो रीपे करेगा। रीपे अमाउंट कितना हो जाएगा, रीपे अमाउंट 1000 रुपीज प्लस 140 रुपीज, टोटल पे करेगा 1140 रुपीज को पे करेगा। इसका मतलब उसका टोटल अमाउंट मिल गया। मतलब क्या होगा, ये एस एन इक्वल टू दैट इज 1140 रुपीज को वो पे करना है। ओके, तो हमारे पास एस एन की वैल्यू तो मिल गई दोस्तों। यहाँ पे ए पी में हमें क्या चाहिए होता है दोस्तों, ए डी एस एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। और अभी हमें ये जो सॉल्व करना है इसके अंदर हमें एस एन अभी मिल गया है। तो दोस्तों ये देखते हैं आगे क्या करना है। उसने भी पूछा क्या है कि हमें फर्स्ट एंड लास्ट में इंस्टॉलमेंट निकालना है। हमारे पास एस एन मिल गया है। उसने एन जो होगा, उसने टोटल इंस्टॉलमेंट बोला है दैट इज 12, तो हमारा एन की वैल्यू हो जाएगी 12। उसके बाद उसने जो अमाउंट जो पे करने वाले हैं, हर एक इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा वो 10 रुपीज क्या करेगा, कम करके भरेगा। इसका मतलब उसका जो डी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी दैट इज -10। ओके दोस्तों, तो अपने यहाँ पे एस एन है, एन है, डी है, और हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमें निकालना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला वन यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू, ओके, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों ये अपना फॉर्मूला है, बिकॉज हमारे पास टोटल उसकी अमाउंट पता है कितने उसको पे करना है। टोटल उसकी अमाउंट है 1140 रुपीज को पे करना है, तो हमारा हो जाएगा एस एन। एन जो है टोटल
12 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा तो अपना एन जो होगा 12, और वो जो पे करने का इंस्टॉलमेंट है वो हमारा प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट जो होगा वो क्या होगा, प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट से क्या होगा, वो 10 रुपीज कम होगा हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसीलिए डी का जो डिफरेंस होगा उसका होगा -10। ओके सो तो अभी यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते इसको। नाउ ऐसे हमें पता है S12 और एन की वैल्यू होगी 12 इंस्टॉलमेंट, तो 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, ये तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, इंटू एन, एन कितना है 12 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -10। ओके क्योंकि प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट से क्या करना है उसको 10 वैल्यू जो है उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे S12 की वैल्यू है 1140 रुपीज, जो हमने यहाँ पे उसको टोटल अमाउंट पे करना है। ओके 2 1 जा 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 6, 2a एज इट इज हम लोग लिखेंगे, प्लस 12 में से 1 माइनस हो जाएगा 11, 11 इंटू -10 करेंगे, 11 इंटू -10। ओके तो यहाँ पे ये 1140, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाएगा तो अपना यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे बचेगा 2a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा दोस्तों, 10 इंटू 11 जा -110, तो ये 6 से इसको डिवाइड करते, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 5 बचेगा, 5 और 4 54 हो जाएगा, 6 9 जा 54 एंड 6 0 जा 0, तो ये बन जाएगा 190 इक्वल टू 2a -110। ओके अब ये -110 है यहाँ पे आएगा, तो ये 190 में ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ओके इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 2a। ओके तो 190 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 200 एंड 300, ये हो जाएगा उसका 300 इक्वल टू 2a। ओके a को हम लोग एज इट इज यहाँ रख देंगे, ये है 300 अपॉन ये 2 है, मल्टीप्लाई है 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके तो 2 1 जा ये हो जाएगा 150, तो ए की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हो जाएगा 150 रुपीज जो पे करेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके सो उसके बाद हमने इसको फाइंड करने बोला है लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हमें फाइंड करने बोला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हमें फाइंड करना है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करने के लिए हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, TN। ओके तो TN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n -1 इंटू डी। ओके तो हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट तो फाइंड आउट करना है TN, A की वैल्यू हमें मिल गई है 150, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो वो 150 भरने वाला है, प्लस n कितना हमारा 12 -1 इंटू डी कितना है -10। ओके सो 150 हमने एज इट इज लिखना है यहाँ पे, प्लस 12 -1 11, 11 इंटू -10 करेंगे तो -110 हो जाएगा। दोस्तों तो 150 प्लस माइनस -110 ये हो जाएगा 150 0 4 और ये हो जाएगा 0। ओके तो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट जो उसका होगा दोस्तों 40 रुपीज उसका क्या होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा। तो इस तरह उसको पूरा जो इंस्टॉलमेंट जो पे करना है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो 150 स्टार्ट करेगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका हो जाएगा 40, और ये 12 इंस्टॉलमेंट में उसका जो अमाउंट है टोटल वो क्या होगा, वो कवर कर लेगा, दैट इज 1140। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इन महिला बचत गट कविता, ये जो कविता है वो इन्वेस्ट कर रही है फर्स्ट डे ऑफ मंथ 20 रुपीज। ओके महीने के पहले दिन वो 20 रुपीज क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। फर्स्ट डे इन्वेस्ट किया 20 रुपीज, 40 रुपीज ऑन सेकेंड डे में 40 रुपीज का डबल कर दिया, एंड थर्ड डे जो है वो 60 रुपीज क्या कर दिए, वो इन्वेस्ट कर दिए, एंड सो ऑन। ओके इफ शी सेव लाइक दिस even what would be her total saving in the month of the February 2020। दोस्तों यहाँ पे कहाँ खास करके ध्यान देना है आपको दोस्तों। ओके वो उसने तो हर दिन क्या किया है, पहले दिन 20 रुपीज, सेकेंड डे 40 रुपीज, थर्ड डे 60 रुपीज, ऐसा उसने क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग इसको लिख देते, उसने
कैसे अमाउंट को है इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट डे 20 रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर दिए, सेकेंड डे में 40 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, थर्ड डे में 60 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए एंड सो ऑन, वो इन्वेस्ट करते जा रही है। ओके, वो पूरे महीने में इन्वेस्ट करेगी, लेकिन वो महीना कौन सा है, फरवरी, लेकिन फरवरी महीने में भी कौन सा ईयर है, 2020 का ईयर है। तो दोस्तों 2020 मतलब ये जो महीना है वो अपना लीप ईयर है, और लीप ईयर है इसका मतलब हमारे फरवरी महीने में वो 29 डेज क्या करेगी, वो इन्वेस्ट करेगी। कितना डे, 29 डेज। ओके, तो ये फर्स्ट डे मतलब T1, सेकेंड डे T2, थर्ड डे T3, ऐसे करते करते वो 29 डेज तक क्या करेगी, वो इन्वेस्ट करेगी। ओके, तो ये टोटल 29 डेज में उसका टोटल अमाउंट सेविंग क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं, किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे T1 मतलब हमारे A दिया हुआ है, दैट इज 20 रुपीज। D जो है हमें पता है, कैसे फाइंड करते हैं, T2 माइनस T1। हाँ दोस्तों, T2 माइनस T1 करेंगे, T2 कितना है 40, T1 कितना है 20, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, दैट इज D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20। ओके, N मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज। कितना टोटल नंबर ऑफ डेज है, 29 डेज है। ओके, ये ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे फरवरी का 28 अगर डेज ले लिया तो इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये जो है वो लीप ईयर है। और ये लीप ईयर कैसे पता चलेगा, क्या होगा, देखो ये 2020 है कि नहीं, 2020 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 2020 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसका मतलब ये अपना लीप ईयर हो गया। ओके दोस्तों, तो ये जो है ये अपना लीप ईयर है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20। देखो ये पूरा कंप्लीट डिवीजन हो गया है, इसका मतलब ये अपना हो गया लीप ईयर। ओके, तो ये लीप ईयर में हमारे जो फरवरी के जो डे होंगे वो हो गए 29 डेज। ओके, तो इसलिए हमारा एन जो होगा वो होगा हमारा 29। तो हमारे पास ए है, डी है एंड द एन है। हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज अ टोटल अमाउंट, सम ऑफ द टोटल अमाउंट जो है उसको फाइंड करना है। इसका मतलब हमें फाइंड करना है उसका S29 हमें फाइंड आउट करना होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। SN, what is formula of the SN? SN is equal to what? N upon 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। दोस्तों ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले ही AP में है, उसको अच्छे से याद करके रख दीजिए। ओके, हमें SN मतलब क्या फाइंड करना है, 29 डेज को सेविंग अमाउंट फाइंड करनी है। ओके, तो N की वैल्यू होगी 29 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए मतलब क्या होगा, उसका फर्स्ट अमाउंट कितना, उसका 20। ओके, प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू 29 माइनस 1 इंटू डी कितना मिला हमें, 20 मिला हुआ है। ओके, आज इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे नाउ यहाँ पे जो है S29 इक्वल टू, ओके इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ये ऑड नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे 29 अपॉन 2 को एज इट इज लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको 20 इंटू 2 दैट इज 40 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 29 में से 1 जाएगा दैट इज 28 इंटू ये मल्टीप्लाई है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 टू जा 56, आगे 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 560। ओके दोस्तों, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको यहाँ पे बाजू में करके दिखा दिया है। ओके, तो ये इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, 29 अपॉन 2 एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई इसको ऐड कर देंगे, 40 प्लस 560 है दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा 60 इसमें 40 इसमें डाल देंगे 600, ये अमाउंट हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 2 से, इसको 60 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 0 जा 2 0 जा। ओके, तो ये 29 अपॉन 2 तो दोस्तों यहाँ पे 29 इंटू ये बचेगा 300। ओके, तो 300 इंटू 29 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300 इंटू 29 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2 एंड 2 3 जा 6 और 2 8 87। ओके, 87
आगे 2 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा इसका, दैट इज 29 डेज का सेविंग अमाउंट हो जाएगी 8700। दोस्तों देखो यहाँ पे फर्स्ट डे में 20 रुपीज, सेकेंड डे में 40 रुपीज, थर्ड डे में 60 रुपीज, इस तरह वो 20 रुपीज बढ़ते जा रहा है और एक ही महीने में उसका जो टोटल अमाउंट जो हो रहा है 8700 हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बार बार बोर्ड में आते रहता है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा है। दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो the next question, if a p time the p term of an AP is equal to the q time the q term, मतलब यहाँ पे देखो क्या बोला, p time the p term and q time is equal to the q time the q term, then show that p plus q term of an AP is a 0, ओके। और यहाँ पे p is not equal to the q, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों हमें आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन में एग्जैक्टली इसने दिया क्या है, पहले समझ लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है, पी टाइम ऑफ द पी टर्म, जैसे हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उसी तरह यहाँ पे पी टर्म दिया हुआ है, ओके। तो पिथ टर्म जो है इसका मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टी एन इक्वल टू वॉट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा टी हमारा एन टर्म होता है। वैसे ही एन टर्म की जगह पे हमें क्या यहाँ पे यूज करना है, पिथ टर्म, ओके। तो हम लोग पी ले लेंगे, ओके। तो टी ले लेंगे, यहां पे टीपी इक्वल टू व्हाट, ए वैसे जाएगा ए प्लस एन, मतलब क्या होगा हमारा पी माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो ये हमारा क्या बोला है, पी टर्म, ओके। ये हमारा पी टर्म हो गया, ओके। तो इसको थोड़ा सा अपन आगे अगर सॉल्व करते हैं, टी पी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी इंटू पी, दैट इज अ पी डी माइनस पी डी वन अंजा डी वन, ओके। तो ये अपना हो जाएगा, सपोज इसको मैं 1 इक्वेशन लिख देता हूँ, ओके। उसी तरह सेकंड क्या बोलता है आपको यहाँ पे, क्यू टर्म, ओके। तो क्यू टर्म भी हम लोग वैसे लेंगे टी क्यू, ओके। तो यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे पी की जगह क्या आएगा, क्यू माइनस 1 इंटू डी, एज इट इज मैंने जो टी पी का टर्म लिया था वैसे टी क्यू का टर्म यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे ए एज इट इज लिख देंगे प्लस क्यू इंटू डी, यहाँ पे क्या होगा क्यू डी माइनस डी इंटू 1, दैट इज अ डी वन जा डी, ओके। तो ये हो गया, इसको ब्रैकेट नहीं करते, इसको ब्रैकेट, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है क्यू डी माइनस डी, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया डी से क्यू को, क्यू डी माइनस, और यहाँ पे डी वन जा डी, ओके। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो दोस्तों आइए आगे क्या बोलना चाहता है, उसका कहना है पी टाइम द पी टर्म, ओके, एंड द क्यू टाइम द क्यू टर्म आर इक्वल, ओके, देन शो दैट P प्लस क्यू टर्म, ओके। तो P प्लस क्यू टर्म इसको भी हम लोग ले लेते हैं, ओके। तो P प्लस क्यू टर्म लेना है हमें, ओके। तो P प्लस क्यू टर्म मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे जैसे P टर्म लिया था क्यू टर्म लिया था वैसे P प्लस क्यू टर्म भी हम लोग ले लेंगे, ओके। तो हमारा फॉर्मूला क्या वही रहेगा, A प्लस एन के यहाँ पे क्या आएगा P प्लस क्यू टर्म, ओके,
माइनस इंटू डी। ओके, तो ये अपना होगा फॉर्मूला, टी एन का फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए मतलब वैसे ही लिख दिया, एन मतलब पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी कर दिया। ओके सो तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए को मैंने वैसे रख दिया, ओके, पी इंटू डी, पी इंटू डी कर रहा हूं मैं, पी डी हो जाएगा, प्लस पी इंटू क्यू कर रहा हूं, डी इंटू क्यू किया तो ये डी क्यू हो जाएगा, माइनस ये जो है डी इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज डी वन जा डी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये सॉल्व करके रखा हुआ है। ओके, तो दोस्तों इसको मैंने रख देता इक्वेशन नंबर 3। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमें आगे अभी कंडीशन में दिया क्या है। फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला, देखो इफ पी टाइम, ओके, पी टर्म जो है उसका क्या करेंगे बेटा, पी टाइम, तो पी टर्म का पी टाइम। ओके, तो पी टर्म अपना क्या है यहाँ पे, दिस इज ए प्लस पी डी माइनस डी। ओके, यहाँ पे देखो ये पी टाइम है, सही पी टर्म है अपना, ये पी टर्म का मैंने क्या किया, पी टाइम्स ऑफ द पी टर्म। ओके, तो पी टाइम द पी टर्म इज इक्वल, क्या है बेटा, इक्वल बोला गया है, इक्वल विथ क्यू टाइम मतलब क्यू टाइम ऑफ द क्यू टर्म कौन सा अपना, ए वाला क्यू टर्म है, तो ये क्यू टर्म यहाँ पे लिख देता हूं, ए प्लस क्यू डी, देखो ए प्लस क्यू डी माइनस डी। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पी टाइम द की पी टर्म एंड क्यू टाइम द क्यू टर्म। ओके, एंड बोथ आर द इक्वल बोला गया है। ओके, तो इसको सब सॉल्व कर लेते हैं, पी से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी ए हो जाएगा, प्लस पी ने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर डी, और माइनस पी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो इक्वल टू यहाँ पे वही करते हैं, क्यू इंटू ए, दैट इज ये हो जाएगा क्यू ए, प्लस क्यू ने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर डी, माइनस क्यू ने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू डी। ओके दोस्तों, अभी इस पूरे टर्म को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये पी ए, ये क्यू ए है, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस क्यू ए हो जाएगा। ओके, प्लस पी स्क्वायर डी जो है वो एज इट इज लिख दिया, इसको भी यहाँ लेके आएंगे हम लोग, लाइक टर्म को साथ में लिखते हैं, तो ये प्लस वाला जो है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे ये क्यू स्क्वायर डी, और ये जो है माइनस पी डी यहाँ पे है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्लस क्यू डी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी कौन बचा, जीरो। ओके, यहाँ पे कोई नहीं, ये सब पूरा टर्म जो है मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आया दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा टर्म मैंने यहाँ से यहाँ पे लाया। अभी इन दोनों को क्या करते, ग्रुप बनाते कॉमन टर्म का, इनका मैंने ग्रुप बना दिया। ओके, जो लाइक टर्म है उनको मैंने ग्रुप बना दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए कॉमन है, तो मैंने ए कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे बचेगा पी माइनस क्यू, यहाँ पे बच गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डी जो है वो कॉमन है, प्लस लिख के मैंने यहाँ पे डी लिख दिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच गया। यहाँ पे भी डी कॉमन है, मैंने डी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा पी माइनस क्यू हो जाएगा वो, यहाँ पे बचेगा क्यू इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या, ये जो लाइक टर्म है उन लाइक टर्म में से यहाँ पे ए कॉमन निकाला, बचेगा पी माइनस क्यू, यहाँ पे डी कॉमन है तो डी कॉमन निकाला, बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी कॉमन है तो डी कॉमन निकाला, यहाँ पे बच गया पी, ये माइनस प्लस माइनस हो गया पी माइनस क्यू, और इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अभी आप आगे और देख सकते हैं, इसको कॉमन लेकर देखेंगे तो यहाँ पे पी माइनस क्यू है, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब होता क्या है, इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ मैं, ए पी माइनस क्यू प्लस डी, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, तो यहाँ पे हो जाएगा पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, माइनस डी पी माइनस
क्यू एज इट इज यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0। ओके सो तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पहले टर्म में p माइनस क्यू आपको यहाँ पे सेम मिल रहा है, यहाँ पे सेकेंड टर्म में आप देखोगे तो p माइनस क्यू कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे थर्ड टर्म में भी आप देखोगे तो p माइनस क्यू जो है आपको सेम मिल रहा है। इसका मतलब आप इसमें से p माइनस क्यू को आप कॉमन निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या अपना, यहाँ पे a बच गया प्लस यहाँ पे क्या बच गया अपना p प्लस q इंटू डी बच गया यहाँ पे। ओके और यहाँ पे बचा है ओनली d। ओके इक्वल टू क्या आया ये 0, इसका आया वैल्यू इक्वल टू 0। ओके तो ये दोस्तों जो है ये अपना इक्वेशन नंबर सपोज मैंने यहाँ पे दिया था 1 2 3 एंड ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 4। ओके अभी हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे देखो पहले एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या कहना है। उसका कहना क्या था कि हमारा p टाइम द p टर्म होगा वो इक्वल है किससे, q टाइम द q टर्म से, और उसके बाद हमें शो करके बताना है कि p प्लस q टर्म जो है वो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। ओके तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले यहाँ पे जो अपना जो फॉर्मूला होता है बेसिक वो फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया एन टर्म के लिए। ओके तो एन टर्म के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उस एन टर्म की जगह पे हमने यूज किया है पी टर्म। ओके तो एन की जगह पे खाली मैंने नाम लिया है पी, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, एन की जगह पे आ गया पी, तो यहाँ पे टी पी टर्म है तो ये टी पी इक्वल टू ए प्लस एन के भी अपना आ गया पी माइनस 1 इंटू डी। ओके तो ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लिया, ये आप में मिल गया। ओके उसके बाद बोलता है कि क्यू टर्म लेना है, तो मैंने क्यू टर्म भी ले लिया, तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने पी लिया था वहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे क्यू लिया, तो फॉर्मूला अपना वही है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लिया, ये मिल गया हमें इक्वेशन 2। अभी उसने कंडीशन बोली थी कि पी टर्म और क्यू टर्म है दोनों भी क्या है, इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, पी टर्म और क्यू टर्म को मैंने इक्वल बताया था। ओके लेकिन वो इक्वल बताया डायरेक्टली इक्वल है क्या, नहीं, उसने बोला कि पी टर्म का पी टाइम्स। ओके तो मैंने पी टर्म का पी टाइम्स इज इक्वल विद द क्यू टर्म का क्यू टाइम। ओके इससे इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे पी टर्म को पी से मल्टीप्लाई किया और क्यू टर्म को क्यू से मल्टीप्लाई किया। ओके इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हिस्सा मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला टर्म पूरा मैंने यहाँ से यहाँ पे लाया, लाइक टर्म को साथ में रख दिया, लाइक टर्म को साथ में लिखने के बाद यहाँ पे मैंने जो कॉमन चीज मिली थी वहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे मिल गया मुझे ये वाला इक्वेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p माइनस क्यू यहाँ पे फिर से मुझे कॉमन मिला हुआ है, तो मैंने उसको भी कॉमन निकाल लिया और पूरा ब्रैकेट में ये मुझे मिल गया था। उसके बाद और इसने और क्या बोला था कि ये जो दोनों टर्म को जो इक्वल करोगे वो किससे इक्वल होगा, p प्लस क्यू टर्म से इक्वल होगा। तो p प्लस क्यू टर्म जो है उसको हमें क्या बताना है, 0 बताना है, तो p प्लस क्यू टर्म का वैल्यू कितना मिला आपको, a प्लस ये फॉर्मूला अपना वही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूले में हमने इसको लिखा हुआ है p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस p इंटू डी प्लस डी इंटू क्यू माइनस डी आया है। ओके तो अभी आप इसको भी अगर थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस इन दोनों में से p और q को साथ में लिख के d कॉमन निकाल दिया मैंने। यहाँ पे क्या किया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे p प्लस q और ये d दोनों में d है वो d कॉमन निकाल दिया, माइनस यहाँ पे क्या बचा है अपना d यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको हम लोग क्या करेंगे चाहिए तो इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देंगे ताकि ये हमें आसानी से समझ में आए। ओके अभी अपना इक्वेशन नंबर क्या है, अपना 3 है। ओके तो ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले वैल्यू को अगर मैं यहाँ से वहाँ भेज देता हूँ तो ये अपना 0 हो जाएगा, इस वैल्यू को ये मल्टीप्लाई है इस ब्रैकेट को यहाँ पे आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा अपना ब्रैकेट के अंदर a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी, p प्लस क्यू इंटू डी माइनस d इक्वल टू 0। ओके तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको क्या मिला है,
p माइनस क्यू, ये जो है यहाँ से भेज दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जीरो के यहाँ पे गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, और जीरो के इससे डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ पे खाली बचेगा अपना a प्लस पी प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी इक्वल टू जीरो, ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये इस इक्वेशन को आप देखोगे, ये वाला इक्वेशन जो है वो हमारा इक्वेशन नंबर 5 को देखो और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में क्या बोलना चाहता है, टी पी प्लस क्यू। ओके, पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ए प्लस पी प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ए प्लस पी प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी डी माइनस डी, ये अपना इक्वेशन नंबर 3। अभी आप कंपेयर कर दो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा, देखो ये दोनों भी सेम है। ओके, और इसका वैल्यू जो है जीरो है, तो इसका मतलब ये अपना जो इक्वेशन था वो टी पी प्लस क्यू का इक्वेशन था ये हमारा। आप देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये जो है अपना P प्लस क्यू का वैल्यू अपना ये पूरा ये मिला हुआ है ये। ओके, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है अपना P प्लस क्यू का टर्म का ये वैल्यू इतना है। ओके, और ये जो है आप ये दे सकते हैं कि ये पूरे टर्म की वैल्यू जो जीरो आ रही है, इसका मतलब अगर टी पी प्लस क्यू अगर हम लोग लेते हैं तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम 5। ओके, तो 5 में आपने देखा हुआ है कि 5 की ये पूरी वैल्यू जो जीरो है, इसका मतलब टी प्लस क्यू का वैल्यू क्या मिला आपको, जीरो मिला है भाई। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बोला गया है कि पी टाइम द पी टर्म, तो पी टर्म हमें लेना था, पी टर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, उसको आपको ये मिल गया। उसके बाद आपको बोला कि क्यू टर्म है, तो मैंने क्यू टर्म लिया, उसका हमें ये फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद उसने बोला कि P प्लस क्यू टर्म भी लेना है, तो मैंने P प्लस क्यू टर्म भी यहाँ पे लिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे मिला है P प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ओके, उसके बाद इसने कंडीशन में बोला था कि ये P टाइम द P टर्म, ओके, P टाइम द P टर्म एंड द Q टाइम द Q टर्म अगर इक्वल करेंगे, ओके, तो ये अगर इक्वल होगा तो हमें क्या बताना है कि P प्लस क्यू का टर्म जो है वो जीरो होगा। तो मैंने क्या किया, इसको इक्वल बता दिया। इक्वल बताने के बाद यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया बेसिक, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। ओके, इसी इक्वेशन को कंपेयर करके आगे हमने लिखा हुआ है ए प्लस पी क्यू डी माइनस डी ए वाला जो है इक्वेशन, इसको 5 दे दिया। अभी हमने इस इक्वेशन की वैल्यू हमें जीरो मिल गई, और हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करके 5 हमारा जो थर्ड वाला इक्वेशन था इसको मैंने कंपेयर कर लिया, इक्वेशन थर्ड जो था अपना इसके कंपेयर कर दिया। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये देखते हैं आप, यहाँ पे ये है टी पी प्लस क्यू की वैल्यू। ओके, ये हमारी पी प्लस क्यू की वैल्यू, ये हमारी P प्लस क्यू की वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू आप देखोगे तो जीरो, ये इसकी वैल्यू पूरी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब P प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। हमें ये जो प्रूफ करना था वो हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। तो ये हैंस हमने क्या किया बेटा, प्रूव कर दिया कि T प्लस क्यू का वैल्यू जो होता है वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा कभी जब इस कंडीशन से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये कंडीशन क्या आती है हमारी, P टाइम द P टर्म इज इक्वल टू द Q टाइम द Q टर्म, तो हमारा ये जो है P प्लस क्यू का टर्म का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है हमारा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट सम दिया हुआ है दोस्तों, in the second term and the fourth term of an AP are 12 and 20 respectively, then find the sum of the 25 term। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली AP नहीं दिया हुआ है, उसने यहाँ पे डायरेक्ट AP की जगह पे उसके कुछ टर्म दिए हुए हैं, जैसे सेकेंड टर्म दिया हुआ है एंड द फोर्थ टर्म दिया हुआ है। ओके, वो जो सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है 12
एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है 20। ओके, इन दोनों वैल्यू का यूज करके आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द 25th टर्म। ओके, तो सम ऑफ द 25th टर्म मतलब आपको अगर 25 टर्म के सम निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, या फिर हमें ए पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ए और डी जो है वो हमें दिया नहीं है, फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया, उसका डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है, खाली सेकेंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो इस सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म का यूज करके हमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका ए और डी मतलब हमें फर्स्ट टर्म एंड उसका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द 25 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं ये कैसे फाइंड कर सकना है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें कंडीशन में दिया क्या है कि सेकेंड टर्म ऑफ एंड द फोर्थ टर्म, ओके, वो दिया हुआ है एपी का 12 एंड 20। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू वॉट, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। अभी हमें दिया है सेकेंड टर्म, तो ये हमारा T2 हो जाएगा सेकेंड टर्म। ओके, ये हमारा एन टर्म का फॉर्मूला है ना, तो लेकिन हमें सेकेंड टर्म दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड टर्म यूज करेंगे। ओके, सेकेंड टर्म यूज कर लिया, ये तो हमें पता नहीं है एन कितना है 2, बिकॉज सेकेंड टर्म है तो एन की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 1 इंटू डी भी हमें पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म की वैल्यू हमें दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म की जगह पे मैं लिख दूंगा 12। ओके, इक्वल टू ए पता नहीं है, प्लस इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 इंटू डी, दैट इज डी 1 जा डी, तो ये हो जाएगा डी। ओके, तो इसी को हम लोग लिखेंगे दैट इज ए प्लस डी इक्वल टू 12। ए इक्वेशन नंबर ये हो गया अपना 1। ओके, नाउ आगे देखते हैं, सेम कंडीशन इसमें दी हुई, फोर्थ टर्म जो है वो क्या बोला है इसने 20, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फोर्थ टर्म, तो T4 इक्वल टू वॉट, ए फॉर्मूला लिख देते पहले, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हमें क्या दिया है T4 टर्म। ओके, तो ए प्लस फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है हमें, एन की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 इंटू डी भी हमें पता नहीं है। ओके, T4 की वैल्यू कितना दिया हमें, T4 बोलता है दैट इज 20, इसकी वैल्यू होगी 20 इक्वल टू ए प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 इंटू डी, दैट इज 3D हो जाएगा। ओके, सो दैट इज, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस 3D इक्वल टू 20। ओके, तो दोस्तों ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास ए और डी की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन मिला हुआ है, ए प्लस डी इक्वल टू 12 एंड ए प्लस 3D इक्वल टू 20। ये दो इक्वेशन मिला हुआ है। ये दो इक्वेशन को अगर आप देख सकते हैं तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन ये हमें मिला हुआ है। ओके, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है। तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डी की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे ए जो है वो कट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, तो 2 में से मुझे 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 3D इक्वल टू 20। ओके, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 12। ओके, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 12। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना तो क्या होगा, ये इक्वेशन का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ये ए कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3D में से 1D जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2D इक्वल टू 20 में से 12 जाएगा तो आएगा कितना 8। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं डी को यहाँ रखेंगे, ये 8 यहाँ पे है, 2 मल्टीप्लाई का यहाँ पे डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 4 जा 8। ओके, तो डी की वैल्यू क्या मिली हमें 4 मिल गई। तो यहाँ पे डी तो मिल गया, अभी मुझे क्या करना है, ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। ओके, तो ये इक्वेशन 1 क्या था अपना, a प्लस डी इक्वल टू वॉट 12। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a को मैंने एज इट इज लिख दिया, d की वैल्यू कितना मिला हमें 4 इक्वल टू 12। ओके, तो a को यहाँ रखेंगे, 12 यहाँ चला जाएगा तो 12 माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे d की वैल्यू जो होगी, सॉरी a की वैल्यू जो होगी
a इक्वल टू 12 में से 4 जाएगा तो ये 8। ओके, तो हमें अभी a भी मिल गया और यहाँ पे d भी मिल गया। ओके, तो फाइंड क्या करना हमें, सम ऑफ द 25th टर्म। ओके, तो सम ऑफ द 25th टर्म मतलब क्या होगा, Sn हमें निकालना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Sn मतलब S25 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ओके, तो Sn का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, Sn इक्वल टू वॉट, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे अभी S25 टर्म निकालना है, फर्स्ट 25 टर्म का हमें सम निकालना है। ओके, तो n कितना होगा 25 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यहाँ पे a की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 8 मिली है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा, प्लस n कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली थी, d की वैल्यू अपनी है 4। ओके, तो यहाँ पे d की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 4। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ऑड नंबर है, इसको डिवाइड हम लोग नहीं करेंगे, तो ये 25 अपॉन 2 एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 8 2 जा 16 हो जाएगा ये, प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेगा, 24 इंटू 4। ओके, 24 4 जा 96। ओके, तो इन दोनों को हम लोग अभी ऐड करेंगे, तो 25 अपॉन 2 एज इट इज लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 6 12 ऐड करेंगे तो 6 + 6 12 का 2 कैरी 1 9 + 1 एक 10 और ये 112 हो जाएगा। ओके, तो ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, तो ये अपना हो जाएगा 25 इंटू 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 56 इंटू 25। ओके, तो 25 को मल्टीप्लाई करके 5 6 जा 33 कैरी 5 25 25 28 जीरो लिख देंगे, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 2 5 जा 10 एंड 1 11। ये हो जाएगा 0 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 4 और ये हो जाएगा 1। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1400। ओके, तो ये जो है S25 की वैल्यू मतलब सम ऑफ द 25 टर्म वो हो जाएगा 1400। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पे नेक्स्ट सम जो है वो भी हमने सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद का सम क्या है। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट सम। ओके, नेक्स्ट सम में क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, और एपी दिया हुआ है, और हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें एन की वैल्यू यहाँ पे निकालने बोला गया है, आर नीडेड टू गिव द सम इज 60। मतलब इन ये जो नंबर दिया हुआ है एपी दिया हुआ है, इनको अगर मैं सम करता हूं तो मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए। तो वो सम होने के लिए हमें कितने टर्म की आवश्यकता लगेगी, उसने खाली यहाँ पे पहले 3 टर्म दिए हुए, और हमें कितने टर्म की आवश्यकता लगेगी जिसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद उसका वैल्यू जो है वो 60 होगी। ओके, तो राइट दिस टर्म विथ ऑल द पॉसिबिलिटी। ओके, तो उसने क्या बोला है कि ये जो टर्म कितने हो गए वो ऑल पॉसिबिलिटी का यूज करके हमें इसको लिखना है। ओके, ये सितंबर 2021 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो पहले हमें एपी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 16 40 एंड द 12। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो 3 ही टर्म दिए हुए हैं दैट इज 16 14 एंड द 12, इससे हमें क्या क्या मिलेगा, दैट इज T1 मतलब भी हमें A मिल जाएगा, और इज 16 D भी मिल जाएगा, और ये वैल्यू ऑफ द D इज 14 मतलब T2 माइनस T1 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1। ओके, तो T2 कितना है 14 माइनस 16। ओके, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज -2। ओके, तो D की वैल्यू कितनी है हमारी -2। ओके, अभी हमें क्या बोला है उसने कि हमें सम कितना आना चाहिए 60, मतलब हमें हमें Sn जो होगा वो होगा हमारा Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, मतलब हमें सम जो है वो 60 होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म
दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें Sn जो है वो 60 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जिससे हमें क्या करना है, पहले n निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये Tn का फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn नहीं, हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें Sn दिया हुआ है दोस्तों, Sn दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू व्हाट, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये हमारा है Sn का फॉर्मूला, यहाँ पे पुटअप करेंगे। Sn मतलब हमें कितना दिया है यहाँ पे, n मतलब यहाँ पे बोला कि Sn इक्वल टू 60 दिया हुआ है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n अपॉन 2 एज इट इज आ जाएगा। ओके, 2 इंटू ए की वैल्यू हमें कितनी है 16, यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू जो है वो है 16 प्लस n हमें पता नहीं है, n को फाइंड करना है, n वैसे लिखेंगे -1, और d कितना मिला है मुझे -2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 जो है ना, ये यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इक्वल टू n ऐसे रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे 16 इंटू 2 दैट इज 32 प्लस -2 से n को मल्टीप्लाई करें तो -2n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 62 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू 120 इक्वल टू n को हम लोग ऐसे रख देंगे 32 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये -2n प्लस 2। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दे इसका, तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 120 इक्वल टू, ये हमारा है वैल्यू 120, हाँ 120 इक्वल टू दैट इज 32 प्लस 2 होगा तो 34। ओके, और -2n। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सब इवन नंबर है, डिवाइड बाय 2 कर देते, इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ओके, तो यहाँ पे n से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 इक्वल टू n इंटू 34 दैट इज 34n माइनस n ने इसको मल्टीप्लाई किया तो -2n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू है 120, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 34 जो है यहाँ पे भेज दूंगा तो हो जाएगा ये अपना दैट इज तो यहाँ पे -2n जो है यहाँ पे भेज दूंगा मैं इसको, ये प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये प्लस 34 है यहाँ पे आएगा तो -34n हो जाएगा। ओके, और ये ये प्लस 120 यहीं पे है, इसको पहले रखेंगे, इक्वल यहाँ पे कोई नहीं बचा, इसका मतलब ये 0 हो गया। ओके, और आप देख सकते हैं कि ये पूरे इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करता हो तो अपना ये डिवाइड बाय, अगर इसको मैं 2 करूँगा तो इक्वेशन अपना थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 से डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा 17n प्लस इसको कहेंगे ये 60 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अपना इक्वेशन मिला है, आप ये देख सकते हैं ये जो अपना इक्वेशन है ये हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। ओके, तो इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई क्या ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 60 होगा, और उन्हीं 2 नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, आगे करेंगे, तो हमें यहाँ पे 2 नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 60, और उन्हीं 2 नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन हमने पढ़ा, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होगा 17 हो जाएगा -17। ओके, तो ये हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन में हमने ये पढ़ा है। ओके दोस्तों, तो ये हमें 17 चाहिए -17। ओके, तो ये कौन से 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 60 होगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा 17 होगा। ओके, तो 12 5 जा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा 12 5 जा करेंगे हम लोग, 12 5 जा
60 एंड 12 को 5 में ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 17 मिल जाएगा। ओके, तो ये -17 चाहिए तो इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें n² इक्वल टू n² माइनस 17n प्लस 60 इक्वल टू 0 है, ये हमारा इक्वेशन है। चलो ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ। ओके, तो n² माइनस 17n प्लस 60 इक्वल टू 0, ये वाला हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, और उसी नंबर का जो नंबर हमने सिलेक्ट किया हुआ है उन्हीं दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए -17 होना चाहिए। ओके, तो हमें कौन से दो नंबर मिले हमें यहाँ पे, दैट इज 12n -12n एंड -5n। ओके, तो यहाँ पे n² इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे -5n में पहले लिख देता हूँ, -12n बीच बाद में लिख देता हूँ, प्लस 60 इक्वल टू 0। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करके मुझे यहाँ पे क्या मिला, ये -5n प्लस 12n। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे, इनको कॉमन नंबर निकालेंगे, n कॉमन निकाला यहाँ पे तो बचेगा यहाँ पे n, -5n में से n कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे 12 कॉमन निकालेंगे दोस्तों, 12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 12 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 12 5 60। ओके, इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे ये जो n-5 जो है वो यहाँ पे हमें कॉमन मिला हुआ है, तो n-5 हमें कॉमन यहाँ पे हमने निकाला, यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में n-12 इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, तो n-5 इक्वल टू 0 होगा या फिर n-12 इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, n इक्वल टू 5 बन जाएगा या फिर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब हमें जो टर्म मिला हुआ है वो दो टर्म मिले हुए हैं, एक टर्म है हमारा 5 और सेकेंड टर्म है हमारा 12। ओके, तो हमें अभी ये जो एपी जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, एपी में 16, 14 एंड 12। ओके, तो इसके आगे के हमें टर्म निकालने पड़ेंगे। ओके, तो ये जो टर्म होंगे वो उसका एडिशन 60 हमें लाना है। ओके, तो एडिशन 60 अगर लाना है तो हमें दोनों टर्म को यूज करना पड़ेगा। ओके, एक तो 5 टर्म भी लेने पड़ेंगे एंड 12 टर्म भी लेंगे। अगर हम लोग 5 टर्म लेते हैं तो क्या टर्म हो जाएंगे टोटल, देखिए, हाँ, फॉर 5 टर्म्स। ओके, तो 5 टर्म्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे टर्म तो दिए हुए 16, 14 एंड 12। ओके, तो पहले क्या है 16, 14 एंड 12। ओके, तो 5 टर्म बनाने, 3 टर्म तो टर्म हमें दिए हुए, तो आगे के 2 टर्म हमें और लिखने। आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 का है, 2 का डिफरेंस क्या होगा, कम होते जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसके बाद का 4th वाला टर्म होगा और 10 होगा और उसके बाद का टर्म होगा 8। ओके, तो ये 5 टर्म जो हो गए ये 16, 14, 12, 10 या फिर 8 हो सकते हैं, या फिर और अगर हमें 12 टर्म देने हैं ना, फॉर 12 टर्म्स। ओके, तो अगर 12 टर्म्स के लिए अगर हमें जाना है तो 12 टर्म्स के लिए तो पहले 3 टर्म हमें ये तो दिए हुए 1 2 3 4 5 टर्म तो दिए मिल गए हमें यहाँ पे 16, 14, 12, 10, 8। ओके, ये तो 5 टर्म मिल गए। इसके बाद के हमें और टर्म लेने हैं, हमें 7 टर्म लेना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 के डिफरेंस से इसको कम करते जाना है। ओके, डिफरेंस क्या हो रहा है, इसका वैल्यू कम हो रहा है, तो 8 के बाद क्या आएगा 6, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा -2, उसके बाद आएगा -4, उसके बाद आएगा -2। ओके, सॉरी -6, -6 हो जाएगा। ओके, तो कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये हमारे 12 टर्म हो गए। तो मतलब आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है वो 2 नंबर से क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ओके, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी बोला था, उससे क्वेश्चन में क्या बोला था कि राइट द दिस टर्म विद द ऑल पॉसिबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों पॉसिबिलिटी यूज किया हुआ है। एक तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है 5 टर्म हो सकते हैं, तो ये 5 टर्म मिलेंगे, जिसको आप ऐड करके देखोगे तो इसका आंसर 60 मिलेगा, या फिर 12 टर्म हो सकते हैं, इनको भी आप ऐड करके देखोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा 60 ही मिलेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह हमने क्या किया है, नेक्स्ट सम जो है ये सॉल्व कर लिया है। ओके, तो दोस्तों ये देखते हैं इसके बाद का सम क्या है। ओके, तो नेक्स्ट सम में आप देख सकते हैं, अ पर्सन बोरो 4,000 rupees and agree to repay with the total interest of rupees 500 in a 10 installment, each installment being the less than the preceding installment or by rupees 10
व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। एंड ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था मार्च 2020 में। हाँ दोस्तों, ये सम एग्जैक्टली इक्वल है इसके, हमने सबसे पहला जो सम सॉल्व किया था उससे ये इक्वल है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह हमने आज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सम जो थे जो बोर्ड में पूछ सकते हैं या फिर बोर्ड में पूछे गए हैं वो सब हमने देख लिए। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हम आपके लिए कंटिन्यूसली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स से 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का जो हमने आज वीडियो बना दिया है वो सब आपके लिए रेगुलर ला रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके जो वीडियो है और जो नए नए वीडियो जो आपको अगर देखने हैं तो आप इस वीडियो को नए वीडियो को देखने के लिए आप अपने दिए हुए बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।